चाहूँगा कि आपका जो पिछला अटेम्प्ट था उसमें शायद आपका करीब 180-190 रैंक था कुछ आप बताएँ, वो 3 180 में था। जी, और वहाँ से जो ये सफ़र है 55 का, इनमें जी। आपने क्या उस मेंस से इस मेंस में अलग किया? जबकि हुँ, मतलब देखिए अंगूठे में आपके दर्द था, हुँ, प्रतिकूल परिस्थिति थी, लिखने में समस्या रही होगी और मेंस जिनको लग रहा है ना कि छोटी-मोटी चीज़ है, लगातार हाथ सूज जाता है जिनका हाथ ठीक-ठाक रहता है। 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, लगातार 4 दिन आपको लिखना है और एक बार लिख के आएँगे फिर मतलब पेन लिखते हैं तो वो लगता है जगह बन जाती है पेन की, निशान बन जाता है। उसके बाद अंगूठे में दर्द होना और फिर वो क्लियर करना। तो ऐसे क्या चीज़ें आप नई किए? मतलब ऐसी क्या नई चीज़ें आप ऐड की अपनी तैयारी में, जिससे आपका ये अटेम्प्ट मतलब इतना अच्छा रैंक आया आपका? तो एक चीज़ तो ये कि जैसे आप मेंस लिखते हैं ना, तो उसका एक भले आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उसका एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी कमियाँ क्या हैं, आपके जी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं। आरटीआई जी, कॉपीज़ तो मिलती हैं। तो जी, पिछले बार ये कि मेंस लिख लिया, फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद आरटीआई कॉपीज़ आई। मैंने देखा कि कहाँ पे गलती हुई, कौन से पेपर में मैं लैग कर रहा था। तो पता चला कि मैं थोड़ा मुझे लैंग्वेज में काम करना है, लैंग्वेज मेरी वीक थी। मैथ्स क्योंकि पिछली बार मैं पैनिक कर गया था, पिछले मेंस में, मैंने बताया ना, जी, तो उस कारण मेरा मैथ्स अच्छे से बन नहीं पाया था। तो उसके कारण मेरा पेपर 4 में ओवरऑल थोड़ा कम हो गया था। जी, तो पेपर 1 पता था कि मुझे पेपर 1 में थोड़ा मेहनत करना है, पेपर 4 में मेहनत करनी है। अ, थोड़ा मेहनत मुझे ऐसे में करना है, थोड़ा और खींचना। ठीक अच्छे मार्क्स थे पिछली बार, लेकिन फिर भी थोड़ा 5-10 मार्क्स स्कोप था वहाँ पे बढ़ाने का। जी, तो एक क्लैरिटी आई कि अच्छा नहीं, मुझे इन सब्जेक्ट्स में थोड़े काम करने हैं। पेपर 7 में थोड़ा कम था, तो उसको इस बार थोड़ा अलग मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी इसमें भी आपने जो एक वो पेपर 7 पार्ट 3 में एक वो निमोनिक्स कुछ बताया था। जी, वो अ, कार में जीपीएस तो करके हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने ये किया था कि पेपर 7 में पार्ट 3 तो एकदम स्टैटिक पार्ट है, उसको बिल्कुल रट के जाना है। तो इस तरीके से मैंने अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा देखा कि अच्छा इन पेपर में मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो फिर उस तरीके से फिर लैंग्वेज को मैं पिछले पिछले लगभग सितंबर में 5 सितंबर 6 सितंबर को रिज़ल्ट आया था। अक्टूबर से लगभग मेरी तैयारी अच्छे से स्टार्ट हो पाई थी, तो फिर मैंने तय किया कि नहीं, लैंग्वेज को मैं यहाँ से खींचूँगा, मेंस तक डेली पढ़ूँगा, भले 1 घंटा, आधा घंटा जो भी पढ़ना है। तो लैंग्वेज मैं डेली बेसिस में पढ़ता था। मैथ्स भी मैं बनाता था, अगर डेली अगर नहीं भी हो पाता था 7 दिन में, तो कोशिश करता था कि मैं एटलीस्ट 4 दिन बनाऊँ मैथ्स। जी, ये एक मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया। तो ये लैंग्वेज मेरा सेट हो गया, मेरा पेपर 4 में मैथ्स सेट हो गया। इस बार मैं बताना चाहूँगा कि मैथ्स में ठीक अच्छा करके आया था। तो मुझे लगता है कि बढ़िया। ठीक-ठाक मार्क्स लैंग्वेज भी इस बार ठीक गया है, अच्छा गया है। पेपर 7 भी कंपैरेटिवली पिछले बार की तुलना में अच्छे आए हैं। तो वही कि और ऐसा नहीं है कि पिछले बार मतलब तैयारी कम थी या इस बार ऐसा। तैयारी में मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ ख़ास डिफ़रेंस था। मेन डिफ़रेंस था माइंडसेट का जी, कि अ, मतलब मैं तैयार हूँ, अच्छे से तैयार करके आया हूँ, मैं लिखूँगा पेपर को अच्छे से मतलब बिना पैनिक किए। और जी, सेकंड मेंस आप देते हैं ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास होता है कि आपको पता होता है कि नहीं, मैं पेपर कंप्लीट कर सकता हूँ, पिछले बार मैंने किया था, इस बार भी मैं कर लूँगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार आप मेंस लिखते हैं तो थोड़ा वो दिमाग में रहता है कि मैं पेपर कैसे कंप्लीट करूँगा। सबसे बड़ी चैलेंज मतलब बड़ा चैलेंज तो यही रहता है कि पेपर कैसे कंप्लीट करूँ पहले अटेम्प्ट में। मेरे साथ जो हुआ मैं जी, बता रहा हूँ पिछले अटेम्प्ट मेंस में। जी, बट इस मेंस में मुझे मेरा मतलब वो सवाल मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरा पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं इस हुँ, ये थोड़ा श्योर था कि मैं पेपर कंप्लीट कर लूँगा, चाहे कैसे भी करूँ, कर लूँगा। तो एक वो थोड़ा जी, टेंशन दूर हो गई। अब बात रही कि बस पेपर थोड़ा अच्छे से लिखना है, ना हुँ, एकदम सजा-धजा प्रॉपर, क्योंकि उतना समय भी नहीं होता। तो सही एक बात है। डिसेंट पेपर बना के हाँ, तो मैंने यही काम किया कि एक तो पैनिक नहीं करूँगा मैं, दूसरा ये दिमाग में बार-बार नहीं लाऊँगा कि पेपर कंप्लीट, ये दिमाग बार-बार नहीं होना चाहिए। आप एक प्रॉपर एक मतलब कांस्टेंट स्पीड में आप लिख रहे हैं लगातार, तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान दिया था। जी, और इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी हो सकता है आपको बहुत हेल्प की हो जो स्पीड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। जी। सही। एक चीज़ और मैं पूछूँगा कि जैसे आप बताएँ कि प्रीलिम्स भले आपका पहला 2 अटेम्प्ट जो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन उसी समय से आप मेंस की तैयारी कर रहे थे। तो अभी हुँ, जो हुँ, एस्पिरेंट्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें वो या प्रीलिम्स हुँ। कम मेंस की तैयारी करें, दोनों की करते रहें साथ-साथ? सब प्री कम मीन्स हमने जो गलतियाँ की थी वो आपको नहीं करनी है। जब आप सीजीपीएससी में आ रहे हैं,
तो आप ये मान के चलिए कि आपको मेंस क्लियर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पोस्ट मेंस के मार्क्स के बेसिस पे मिलना है। तो तैयारी तो जी, प्री कम मेंस करनी है। तो यही सलाह है कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें। जब आप मेंस के जी, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स आपका हो रहा होता है। जी, कुछ एक सब्जेक्ट है मतलब जिसको थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़े। बस थोड़ा अप्रोच में अंतर होता है कि प्रीलिम्स जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा फैक्ट में आपको ध्यान देना होता है, थोड़ा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। और जब आप मेंस पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होना पड़ता है, थोड़ा सा आंसर राइटिंग में ध्यान देना होता है। तो बस यही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। बल्कि मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि सिर्फ प्री और मेंस का कई लोग करते हैं कि अलग अलग नोट्स बनाते हैं, तो आप वो ना करें। एक नोट्स बनाइए कॉमन, जी, और चाहे प्री पढ़े या मेंस पढ़े आप उसी नोट्स को उठा के पढ़िए। आपको धीरे धीरे वो बन जाएगा कि आपको पता रहेगा कि अच्छा नहीं, जब मैं प्री के लिए जा रहा हूँ तो मुझे इन इन फैक्ट्स को थोड़े ज़्यादा ध्यान से देखना है, जब मैं मेंस लिख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा क्या करना है। तो एक नोट्स बनाइए और प्री और मेंस दोनों का काम उसी से कीजिए, वो ज़्यादा मतलब थोड़ा अच्छा इजी होगा आपके लिए। जी। अब मेंस में तो और इतनी बातचीत है कि हाँ, बताइए पहले? और चीज़ ऐड करूँगा कि जैसे अभी जैसे सब प्री देंगे, जी, कुछ का होगा कुछ नहीं होगा, तो वो निराश नहीं होना है कि मतलब मैं क्या करूँ, वो सवाल आना ही नहीं चाहिए। जी। मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो भी मेंस, नहीं हो रहा है तो भी मेंस। टेस्ट हुँ, सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे हो चाहे ना हो। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते तो फिर वो कंटिन्यूटी बनती नहीं, मतलब डिसकंटिन्यू हो जाती है पढ़ाई प्री के बाद। तो सही टेस्ट बात सीरीज है। अगर आपने रखा है तो एटलीस्ट आप टेस्ट देंगे, तो भले 100% सिलेबस कवर करके नहीं जाएंगे टेस्ट दिलाने, लेकिन कम से कम पढ़ेंगे तो 60-70% के साथ भी अगर जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, तो टच में रहेंगे। तो वो कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए। जी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात आप बोले कि ये जो समय रहता है ना प्रीलिम्स से मेंस के बीच का, जिनका हो जाता है वो तो भिड़ के पढ़ते हैं, जिनका नहीं हम्म, होता वो बहुत इस समय मतलब आराम सेफ ज़ोन में चल देते हैं। तो हम्म, आपको भी ये मानना है कि यार मेंस तो मेरे को दिलाना ही है इस बार, नहीं तो अगले बार। तो आप तैयारी करिए वो 3 महीनों में अच्छे से। क्वेश्चन पेपर आपको मिल ही जाता है, जैसे ही पेपर हुआ उसके बाद आपको मिल जाएगा। आप घर में बैठ के दिलाइए, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो फिर घर में 3 घंटे बैठ के दिलाए, अपना खुद सेल्फ इवैल्यूएशन किए और अगले अटेम्प्ट में वो अच्छे से सफल हो गए। मतलब वो गलतियाँ नहीं तो आप जाके अगले अटेम्प्ट में करोगे मेंस में, फिर सीखोगे, फिर एक अटेम्प्ट लगेगा, तो वो गलतियाँ आप सुधार सकते हो। मेंस में वही है कि बात ना बहुत है पूछने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट भी बच्चों का इसी में होता है और एक-एक पेपर के बात है, जैसे एसे में अपन लंबी बात कर सकते हैं, पेपर 3 में कर सकते हैं, पेपर 7 की आपको बात की है, उसमें कर सकते हैं, लैंग्वेज में कर सकते हैं, सबकी अलग-अलग बुक लिस्ट है। तो मैं आपसे मतलब यहीं पे अभी से आपसे अनुमति लूँगा कि जैसे ही प्रीलिम्स होता है, अपन ना उसके लिए हम्म, लंबा वीडियो बनाएँगे, उसमें जितना टाइम लग जाए, एक-एक चीज़ों बिल्कुल पे सही। अच्छे से बात करेंगे। अब अपन थोड़ा-सा आ जाते हैं इंटरव्यू पे, कि हम्म, इंटरव्यू की आपकी क्या रणनीति रही? आपने कैसे तैयारी की? और कैसा आपका अनुभव रहा इंटरव्यू में? कई लोग जो माहौल बनाते हैं कि सीढ़ी कितनी होती है, बटन कितने हैं, तो कैसा हम्म। आपसे मतलब एक आप मोटी-मोटी अगर रणनीति बनाएँ और अनुभव बताएँ अपना तो? तो इंटरव्यू में ना बेसिकली आपसे 2 या 3 या 4 जगहों से सवाल पूछे जाते हैं। जी, एक तो ऑब्वियसली बायोडेटा जो आपने दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन जी, आएँगे। आने हैं, शुरुआत वहीं से होनी है। जी, स्टैटिक पार्ट आपने जो जो कुछ पढ़ रखा है, अगर आपका बैकग्राउंड उससे मैच कर गया, तो जैसे आप हिस्ट्री वाले हैं, तो हिस्ट्री से सवाल कर लिए, तो एक स्टैटिक जी, होता है। बायोडेटा एक स्टैटिक, जी, करंट कुछ पूछ लिए। अ, बस इन्हीं कोई 3 या 4 एरिया है जहाँ से ये लोग सवाल करते हैं। तो बायोडेटा में क्या, अपना नाम, अपना गाँव, नाम, गाँव, कहाँ से हैं आप? तो इन सब के जी, बारे में अच्छे से, आपका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में सवाल करते हैं वो लोग। अगर आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, तो वहाँ से सवाल। आपने अगर कुछ अचीव किया है, जैसे कुछ लोगों ने, किसी को कुछ स्कॉलरशिप मिला होगा, कुछ एनएसएस में होंगे, इस तरीके से, तो यहाँ से कुछ सवाल। तो ये बायोडाटा मेन होता है, यहीं से मोस्टली जो क्वेश्चन ये लोग करते हैं वो बायोडाटा से ही होता है। और थोड़ा बहुत अगर इनको पूछना है तो थोड़ा स्टैटिक पूछेंगे, थोड़ा सा अगर इनको कुछ पूछना है तो करंट पूछेंगे। तो बस इन्हीं जी, इसी के इर्द गिर्द पूरा घूमते रहता है। और इस बार का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा, मैं कहूँगा पिछली बार से थोड़ा अच्छा था। पिछली बार क्योंकि ना पहला इंटरव्यू थोड़ा डर रहता है, तो उस कारण थोड़ा-सा पैनिक मोड में था मैं। इस कारण थोड़ा-सा कम मार्क्स मिले थे पिछली बार, और इस बार थैंकफुली सब अच्छा रहा। तो अ, अच्छा गया इस बार का, मतलब
सारे जो क्वेश्चन उन लोग पूछ रहे थे वो मेरे रेंज में थे, तो मैंने अच्छे से जवाब भी उसका दिया। और बाकी मेरे बोर्ड में सांडिल मैडम का बोर्ड था, उसमें विनय कुमार पाठक सर जी थे उस दिन। हमारे एक्स डीजीपी डीएम अवस्थी सर थे और रे सर थे, तो एक पैनल बहुत अच्छा था उस दिन। तो जी, इनके मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो अच्छा गया था इस बार, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। बढ़िया। अब जो इंटरव्यू की जो अगली स्टेज रहती है रिज़ल्ट वाला दिन, अपने को पता रहता है कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, फिर रिज़ल्ट आता है, आपका पीडीएफ में नाम दिखता है। तो वो अगर आप अनुभव बताएँगे कि इतने दिनों की तपस्या, तैयारी, तो कैसा वो अनुभव था? आपका, आपके घरवालों का क्या अनुभव था? आपको लग रहा था कि नाम आ जाएगा? अगर आप उसको थोड़ा-सा बताना चाहें। वो एक्सपीरियंस जो है वो मतलब वर्ड्स में मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उसको आपको फ़ील जी, करना पड़ेगा सिलेक्शन लेके। अ, अलग सरियल एक्सपीरियंस था। हम लोग क्योंकि पता रहता है रिज़ल्ट आने वाला है, तो बैठे हुए थे सब इंतज़ार में, सब एक साथ, फैमिली वाले सब। मेरे फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आया नहीं था, बट मेरे एक दोस्त के अमन है मेरे साथ में तैयारी कर रहा था, वो तो दोस्त है, तो वो कॉल किया मुझे, तो मैंने बोला, वो मुझसे कहता है कि बधाई हो, 55वीं रैंक आई है, तो मुझे तो पहली बार विश्वास नहीं, अरे मेरे फ़ोन में तो आया नहीं है नोटिफ़िकेशन, तो कैसे? तो फिर मैंने क्रॉस चेक किया, मैंने अपने फ़ोन में चेक किया, थोड़ा फिर उसके 2 सेकंड बाद आया, तो फिर पीडीएफ दिखा, नाम दिखा। उसके बाद फिर आई थिंक खुशी के आँसू थे, जो 4 साल की जो मेहनत थी वो अ, फाइनली रंग लाई, तो काफ़ी खुश, मतलब घर वाले भी सब खुश थे, और अभी भी है, चल ही रहा जी। है सेलिब्रेशन, भी ऑन है। तो नहीं, बढ़िया। एक चीज़ मैं और पूछूँगा जो अभी अपने ऐज के युवा हैं, सब एस्पिरेंट्स हैं, आजकल इतना जाल है ना इंस्टाग्राम का रील, उसकी लत है, वो चलते ही रहता है, जो आप एक बार देखें वही चलते रहता है। यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम में फ़िल्म पड़ी हैं, अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, तो इतनी चीज़ें आपके तरफ चारों तरफ घेर के रखी हैं आपको। तो आप इनसे पहली चीज़ बचते कैसे थे? या इसका मतलब जैसे आप बोले आप यूट्यूब का यूज़ भी करते थे, लेकिन यूट्यूब खोलो तो अच्छी चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ें भी आ जाती। मतलब वो बुरी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप हुँ। कैसे सोशल मीडिया का और बाकी चीज़ों का, आपके फ़ोन का कैसे इस्तेमाल करते थे? मतलब आप तैयारी कैसे अच्छे से कर पाए? अगर आप सलाह देना जी। चाहें? सर, अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं कोई अपने आप को इन सब चीज़ों से रोक सकता है यूज़ करने से, तो मैंने भी, मतलब मैं इंस्टा यूज़ करता था, यूट्यूब में मतलब मैं यूज़ करता था, ये वीडियोज़ देखता था। इन सभी चीज़ को मैं यूज़ करता था, बट हाँ, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जब जी, आपको पता है कि आपको आपका एम क्या है, आपको अल्टीमेटली सीजीपीएससी क्लियर करना है, तो अगर आप 2-2 घंटे अगर रील देख रहे हैं, तो नहीं होने वाला ना, मतलब आपका तो सही समय बात वेस्ट है। होगा, तो ये आपके ऊपर है। रील देखना देखिए, ज़रूर देखिए, बिल्कुल, अब मना तो नहीं है, करना अभी के टाइम पे देखना ही है, हाँ, तो देखिए अपना कंट्रोल, वो कुछ टाइमर सेट कर लीजिए, आजकल तो हर ऐप में टाइमर होता है कि 15 मिनट से ज़्यादा ना चले, वो अपने आप बंद हो जाता है, तो उस तरीके से कुछ करिए, या फिर सेल्फ कंट्रोल रखिए कि अपने ऊपर, अगर आपको अपने ऊपर इतना मतलब, तो एक वो ज़रूरी है, सेल्फ कंट्रोल रखिए और फ्रूटफुल यूज़ कीजिए, जैसे यूट्यूब में करंट अफेयर के वीडियोज़ देखिए, कुछ टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आए हैं क्लास में, तो उसको आप देखिए। और आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, तो उसका यूज़ कीजिए, अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए। मैंने भी किया था मेंस के टाइम पे, तो जी। इस तरीके से आप उसको यूज़ कीजिए, और पता है आपको, जब आपका एम क्या है, सीजीपीएससी क्लियर करना है, तो आप बिल्कुल आप ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते सोशल मीडिया में, आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। सही बात है। मतलब कई लोग का मैं देखा कि वो ना काम की चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में एक दोस्त है मेरा, वो दूसरा अकाउंट बना लिया और उसमें केवल वो चीज़ें फ़ॉलो करता है जैसे सीएमओ छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट की बिल्कुल। कोई वेबसाइट। तो वो हुँ, इंस्टा भी जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो काम की चीज़ें दिख रही। यूट्यूब में आप हुँ। जैसे फालतू चीज़ें आई, आप उसमें डाल दीजिए कि इसको अब रिकमेंड मत करो। फिर आप पढ़ने-पढ़ने की चीज़ देखिए, तो फिर वो समझ जाता है कि यार ये पढ़ने-लिखने वाला बच्चा है, इसको थोड़ा पढ़ाई-लिखाई की चीज़ें दिखाओ। मतलब वो आपका दिमाग पढ़ता है, आपको जो देखना है वो दिखाते हैं, वो तो इनका बिज़नेस है। आप यूट्यूब में जी, भी जी। अगर लगातार रील देखेंगे अच्छी-अच्छी पढ़ाई-लिखाई की, तो फिर वही दिखाने लगेंगे। तो सही एल्गोरिदम बात सेट है। हो जाता जी, तो आपको उसके एल्गोरिदम के साथ खेलना है, उसको आपके साथ है। नहीं खेलने देना है।
एक चीज़ में वही अभी याद आया कि ट्विटर जैसे मैं यूज़ करता था, तो उसमें भी जैसा कि सर ने बताया कि सीएमओ का पेज फॉलो कर लिया, सीएमओ छत्तीसगढ़, पीएमओ, जी, पीआईबी, तो जी, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके पेज को फॉलो, तो ये हाँ, ये मैं भी करता था और ये ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल। जी। तो वैभव जी बात करने में तो बहुत सारी बातें हैं, जी, लंबी-लंबी जी, सर। बातें हैं। अपन जो मेंस की है एक अलग से वीडियो लाएँगे और जी। खूब अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कि करते ही रहें। लेकिन अगर मैं आपसे क्योंकि लंबा हो जाएगा खूब ज़्यादा फिर बच्चे बोलेंगे यार खूब लंबा अभी हो उनके गया। पास अगर की प्रेक्टिस की तैयारी में जुटे होंगे वो सभी। जी, तो मैं आपसे अगर एक अंतिम सलाह पूछूँ कि आपका पूरा जो अनुभव का निचोड़ है, आप ये मानिए कि जो एस्पिरेंट्स हैं आपके छोटे भाई-बहन हैं, अपने हुँ। छोटे भाई-बहन मान के आप उनको क्या सलाह देंगे? अभी जैसे प्रीलिम्स है, तो वो क्या पढ़ें, क्या करें? और उनके जीवन के बारे में भी कि ये तैयारी में आपका जो अनुभव है, आप क्या उनको अंतिम सलाह देना चाहेंगे? हुँ। अ, तैयारी शुरू करने से पहले एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक सेल्फ बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ ये। मैं हर जगह आजकल जहाँ भी जा रहा हूँ ये ब बात बोलता ही हूँ, यहाँ भी बोलूँगा। सेल्फ जी, बिलीफ कि मैं क्लियर कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम को और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है उसको मैं अच्छे से निर्वाह कर सकता हूँ। एक ये बिलीफ बिल्कुल रखिए अपने आप को, है ना, किसी से चाहे आपका बैकग्राउंड जैसा भी रहा हो, अपने आप को कम या कमज़ोर नहीं समझना है। तो अपने अपने आप को अपने ही नज़रों में ना गिराएँ। पहला जो जी, एक एडवाइस मेरा है ये है। दूसरा कि तैयारी कर शुरू करने से पहले अगर कोई न्यूकमर है तो जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को पहले अच्छे से देखिए। जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाइए। प्री कम मेंस तैयारी कीजिए, मेंस को अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि जिस दिन आपका प्री निकले, जिस अटेम्प्ट में, उस अटेम्प्ट में मेंस भी निकले। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जी, अ, तो एक ये ओवरऑल मैंने जो बताया, तैयारी करेंगे तो आप ऐसा तैयारी करेंगे ओवरऑल। और अभी जैसे प्रीलिम्स आ रहा है तो जो मैंने पहले बताया कि अ, डेली रूटीन आप एक बहुत अच्छा रखिए, अपना डाइट अपना अच्छे से रखिए, अभी अभी के टाइम पे डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली रूटीन मैंने जो पहले बात किया हुआ है तो उसको आई थिंक दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज़ कीजिए जी, बहुत अच्छे से, हर चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, रिवीज़न ही है मेन जो करना है। एमसीक्यू थोड़ा सॉल्व कीजिए। बस ये, और कॉन्फिडेंस लेके जाइए एग्ज़ाम हॉल में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताना मैं आई थिंक भूल गया कि प्री के पहले अगर नींद ना आए, पैनिक नहीं होना है प्रीलिम्स वाले दिन सुबह उठ के कि मेरा तो ना अब क्या करूँ, प्रीलिम्स बिगड़ गया। मेरे साथ अक्सर होता था, प्रीलिम्स के पहले मुझे नींद नहीं आती थी। बट मनाया अपने आप को कि नींद नहीं है तो क्या करना है, अब साल भर का मेहनत है, 2 घंटे मतलब रात में नींद नहीं है तो उसको बर्बाद तो नहीं कर सकते ना साल भर को अपना। तो अपने आप को ये समझा के जाना है कि नींद आए तो अच्छा, नींद ना आए तो अच्छा, मैं तो प्रीलिम्स अच्छे से दे के आऊँगा। चाहे जो भी जी। आपको करना है, डार्क चॉकलेट कुछ लोग खाते हैं सुबह उठ के अगर नींद नहीं आई तो। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेके जाइए, पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और आपका प्रीलिम्स अच्छा हो। जी। बस ये है। हाँ, नींद वाला वही है कि जो नींद है ना, जैसे कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा सोने की कोशिश करते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, फिर नहीं आती, उठ जाते हैं। एक काम हुँ, आप ये भी करिए कि प्रीलिम से 1 दिन पहले सोइए आराम से। आपको नींद नहीं भी आ रही ना, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सबको नहीं आती। जैसे हम हुँ, दोनों आपके सामने खड़े हैं, हमको भी नहीं आती। तो भाई वो सबके साथ है। तो आपको ना बस आँख बंद करके लेटे रहना है, उठना नहीं है कि अब नहीं आ रही तो चलो यार रात भर पढ़ लेते हैं। साल भर हाँ, जो नहीं ये पढ़ पाए, वो रात भर क्या पढ़ोगे? तो वो काम करना है। एक अंतिम सवाल आपके सलाह से मेरे को ध्यान आया कि जैसे जी सर। आपका भी पहला अटेम्प्ट आप सफल नहीं हो पाए, दूसरा सफल नहीं हुँ, हो पाए, तीसरा सफल नहीं हो पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार असफल होते हैं। हो सकता है आप हुँ, चौथे में भी नहीं हो पाते, फिर भिड़ते। हुँ, तो हुँ, ये जो असफलता जब आती है, जैसे आप थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे, फिर पीडीएफ देखे होंगे और उस बार सफल नहीं हो पाए। तो उस असफलता से कैसे डील करें? और उसके बाद मोटिवेशन कहाँ से लाएँ कि यार फिर से भिड़ना है, दुगने जोश से भिड़ना है और सफल होना है? अ, थिंक जब आपने एक एम पहले से बना रखा है कि नहीं मुझे ये करना है, तो एक अंदर से आपको ये मोटिवेशन तो रहना चाहिए। सब एस्पिरेंट में ये ज़रूरी है कि कोई आपको बाहर से मोटिवेट कितना ही करेगा बार-बार। मैं आपको एक बार जी, समझा सकता हूँ, सर आपको एक बार समझा सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को ही समझाना है कि नहीं मुझे अगर कुछ करना है तो डटे रहना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। फेल हो भी रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया ना, अपने ऊपर भरोसा रख के बस पढ़ते रहिए। मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहिए।
अ, और बस यही करना पढ़ना है आपको अच्छे से और कोई एडवाइस है नहीं, कुछ इसका अलग से कुछ फ़ॉर्मूला ही नहीं है क्रैक करने का, बस पढ़ना है कंसिस्टेंटली। और मेरे पास तो अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो मेरे पास कुछ बैकअप भी नहीं था। मैं इंजीनियरिंग की मैंने किया और मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था, तो उसके बाद अभी भी मेरे पास कुछ बैकअप नहीं था। तो आई थिंक ये जी। भी मेरे साथ कुछ काम किया कि दिमाग में था कि मुझे ये करना ही है क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं है। तो आई थिंक ये भी मेरे पक्ष में गया। तो ये सर यही है और कुछ नहीं, बेसिक यही करना है, नहीं पढ़ना मतलब ही है। मतलब वही बेसिक चीज़ है, आपको ना इधर-उधर नहीं, लोग अभी प्रीलिम सर पूछ रहे हैं भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन कहाँ से लाएँ? कहीं से नहीं आता मोटिवेशन। जो बोले ना वैभव जी कि आपको बस पढ़ना है, कुछ मत सोचो इधर-उधर और पढ़ रहे हैं तो इस फील्ड में आए हो तो असफल होगे, 1 बार होगे, 2 बार होगे, लेकिन सफल एक ना एक दिन ज़रूर होगे। आपके सामने ये उदाहरण बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि लोग असफल होते हैं और फिर सफल होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो बिल्कुल दिलाते गया एक बार में हर जगह सफल हुआ और ऐसे लोग हैं तो वो 1-2 ही हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम लोग असफलता के बाद सफल होते हैं, जो गलतियाँ हैं उसको सुधारिए और भिड़िए। वैभव जी, सही में बहुत अच्छा लगा और लग रहा है और बात करते रहें, लेकिन अभी प्रीलिम्स है बच्चों का, तो अपन जी, बिल्कुल। कोशिश ये करेंगे कि इसके बाद फिर से एक इंटरव्यू लें। आप हमारे बीच आए, आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें की बच्चों से और सबसे अच्छी चीज़ कि दिल से बातें की, मतलब जो सच्चाई है ना, समझ में आ जाता है कि जो आप किए वो आप बताएँ। तो उसके लिए आपका हम लोग की तरफ से, सभी बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, सभी एस्पिरेंट जो आपको सुन रहे हैं, उन सभी की तरफ से दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर अपने चैनल में मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। जी, थैंक यू।